खबर में खुशामदीद। मेरे साथ हैं तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर एक बार फिर खान साहब बोले हैं, और ये क्या मामला है, इमरान खान साहब किस तरह से खेल रहे हैं ये एक सियासत का खेल। और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से पहले ही उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं किसी वक्त जो है वो एक लॉन्ग मार्च की या आखिरी मार्च की कॉल इसी महीने में दे सकता हूँ। हुकूमत के पास सियासी और माशी इस्तेकाम का कौन सा फार्मूला है? आप पता नहीं मलिक साहब, ये ज़ाती माशी इस्तेकाम है या मुल्की है? चलेंगे इस पर आपसे बात करेंगे। और फिर सैलाब में $40 बिलियन का नुकसान एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हुआ है। तो मेरा पहला सवाल ही मलिक साहब आपसे ये है कि लगता है इमरान खान साहब बड़ा केयरफुली क्राफ्ट हैं अपनी इनिंग को। कल जब हमने देखा उनका इंटरव्यू, पहले तो इंटरव्यू देख के हमें बड़ा चंबा हुआ कि जनाब हुकूमत ने कैसे इजाज़त दे दी। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ जो बातें की तो बड़ी अच्छी बातें थी कि जी वो जो है वो चलने दें ये सिलसिला आर्मी चीफ साहब का। और फिर आज एक और स्टेटमेंट आ जाती है और वो इधर से ऑफेंसिव की बात कर देते हैं। तो क्या व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस? मेरा ने बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड मैडनेस है। मुझे समझ नहीं आती। खान साहब देखिए, खान साहब की ब्यूटी है, और मैं दिल से कह रहा हूँ ब्यूटी क्या है। उन्होंने हमेशा बात की है मेरिट की, उन्होंने बात की है आइन की, उन्होंने बात की है रूल ऑफ लॉ की। मुझे ये नहीं समझ आती, अगर इन तीन चीज़ों में देखता हूँ तो ये तैनाती किस तरह, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहे परवेज़ लाई करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे नवाज शरीफ करे, चाहे शहबाज शरीफ करे, कोई करे, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मुझे आप इदारे की डेफिनेशन बता दें। इदारे की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है कि वो रूल्स के तहत चलता है, वहाँ फ़र्द की अहमियत नहीं है। तो अगर आपने इसी तरह ये तनकीदें एक दूसरे ने करके कि जी एक्सटेंशन दे दें, वापस ले लें, उसी दिन चढ़ दें, एक हफ़्ता दे दें, 15 दिन दे दें, इलेक्शन दे दें, मेरा ख्याल है ये आप पाकिस्तान के आइन की स्पिरिट को समझें और मेरिट को समझें। जो पाकिस्तान का आइन ने उसकी अपना मुद्दत मुतय्यन की है, ये एक इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी फ़र्द की बात नहीं कर रहा। आप उसको फॉलो करें, उसके साथ मेरिट को फॉलो कर लें। अल्लाह खैर से अल्लाह, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। काश ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं ना, अल्लाह करता कभी इसी तरह होता। बिल्कुल सही है। और फौज के अंदर के मेरिट को तो हम कोई बंदा चैलेंज नहीं, मैं उसी को चैलेंज कर रहा हूं, बड़ा इम्पैकेबल है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपका फेडरल मिनिस्टर ये कहे कि हमने नो कॉन्फिडेंस इसलिए किया था कि ये अपना आईनी फरीजा अदा ना कर सके, अपॉइंटमेंट ना कर सके, ये भी जुर्म है। ये देखे ना क्या नाम था उनका कॉमर्स के जो वजीर माशाल्लाह बड़ा, वो खुर्रम दस्तगीर साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद यही बात जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। थोड़ा सा उससे पीछे चले जाएं तो नाम लिया जा रहा है जिन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, अपने इदारे चला रहे हैं और उनको जो है वो बिलावजह मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। आज जो खान साहब ने तकरीर की है, अगर उसका आप पूरा देखें तो उन्होंने कहा जनाब फ़ौज में सबसे ज़्यादा मेरिट का अगर किसी हमारे इदारे में है वो फ़ौज में है। और ये सारा कहने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि इलेक्शन तक यही रहें, सैलाब का पानी ख़त्म होने तक यही रहें, और अगली गवर्नमेंट आके अपना वो तैनाती कर ले तो उसमें कोई। और साथ ही उन्होंने क्या कहा कि मैं इसी महीने लेके आ रहा हूँ अपनी। तो क्या ये कोई उन्होंने जो स्ट्रेटजी है पंजाब में गवर्नमेंट को उलटने की, उसका कोई काउंटर कर रहे हैं? उसमें तो साफ नज़र आ रहा है। पहले पंजाब पे आ जाते हैं कि पंजाब की कहानी है जो कल परसों में हमने जिक्र किया, अब तो काफ़ी ओपन चीज़ हो गई। अब तो खुद मान रहे हैं, मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि पंजाब जा रहा है वो। मतलब मैं तो आज वो अपने अता तारड़ का ट्वीट भी पढ़ा था कि गुड बाय परवेज़ लाई। अब देखिए इसमें एक चीज़ माशाल्लाह वो भी बड़े स्टाल वाट है, वो बहुत है, मगर जो चीज़ समझने वाली, इमरान फाइटर तो है, इस पर कोई शक नहीं। तो इमरान खान ने बिल्कुल ये शतरंज की बाजी है ना, आपने कहा कि हमने आपकी वीकनेस है, वो हम बाद में बात कर लेंगे वीकनेस क्या है। कि अगर आप पंजाब को मेरे से लेने लगे हैं, बेसिकली टेक्निकली पॉइंट ये है कि पंजाब को लेने का मतलब है कि शहबाज शरीफ जगह 19 किलोमीटर का, तो फिर वो डंडा सोटा चलेगा, आपको फैज़ाबाद नहीं जाने दिया जाएगा। उसने कहा अच्छा तुम्हारा ये प्रोग्राम है कि तुम पंजाब से पहले ले जाता हूं। उन्होंने कहा मैं पहले ही होते ना अपने बंदे इकट्ठे कर लूँ। तो इमरान की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है, टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स है, उसमें 100 में 100 नंबर है। वो अलग बात है कि मैं अपनी वो ख्यालात का इजहार नहीं करता। जो लड़ाई झगड़े वाली सियासत है उसमें 100 में से 100 नंबर है। और ये जो पैगाम दिया है, मेरा लिए ये पैगाम भी अगर जान की मैं मान पाऊँ तो इसका मतलब ये है कि जनाब मेरा ताड़े ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मुझे इनसे निबड़ने दे, ये मुझे समझ। कई साहब मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का वो हुकूमत का होता है, किसी सियासी जमात का होता है?
वो एक इदारे का बंदा है और एक आइन के तहत एक सिस्टम के साथ काम करता है। उसके लिए ए पॉलिटिकल पार्टी हो, बी पॉलिटिकल पार्टी हो, सी पॉलिटिकल पार्टी हो, इलेक्शन हो रहे हो, इलेक्शन ना हो रहे हो, डू यू बिलीव दिस? मुझे तो ये फिक्र समझ नहीं कि अपना आर्मी चीफ लाइन, मुझे कोई ये मुनासिब बात नहीं अपना किसने कहा है? ये खान साहब ने फरमाया ना कि जब वो जीत जाए तो फिर अपना आर्मी चीफ वो यानी ये खान साहब का फिक्र है। यानी चले उसको आप जैसे नहीं, आप इस पे बोले ना, आपकी बात। मैं अर्ज करता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक बात बताएं, बड़ी तमन्ना थी कि यहाँ पे अनइंटरप्टेड जमहूरी हुकूमत हो खैर से, और इस अनइंटरप्टेड जमहूरी हुकूमत में फौज कह रही है यार साडा कोई लेना देना नहीं, अपना काम करो, लोगों की फलाह करो, लोगों में अपनी इन रोड्स बनाओ, हमें किधर घसीट रहे हो? मुझे एक बात बताएं ना कि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक, अवाम में आपकी रूट्स हैं, यूं आप हाथ खड़ा करते हैं। मैं याद करता हूं फिर वही गुजरे हुए दिन कि जब यहाँ पे कराची में उस्मान बलोच जैसे लीडर हाथ खड़ा करते थे तो शहर रुक जाता था। तो अगर आप में इतनी ताकत है तो ये बहस क्यों? जब उधर ही आ रहे हैं जहां मैं ये कहता हूं कि मतलब ये वीकनेस किसकी है? ये पॉलिटिशियन की। इससे पहले आपने जब इन लोगों को आपने नाम लेके हमें बहुत तकलीफ हुई। किस मुल्क में होता है यार? कोई इंडिया में हुआ है या नेपाल में हुआ है कि आप किसी अपने हाईएस्ट पिलर या उस पर एक बैठे हुए उनके बारे में आप ये गुफ्तगू शुरू कर दें? कहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ। इधर माशाल्लाह इन्होंने किया, ना ये अपना काम ठीक कर सके, ना 15 सालों में जमहूरियत रासख कर सके, और आज क्या है कि बहस क्या हो रही है कि भाई एक काम है, आएगा प्राइम मिनिस्टर, वो 4, 5, 6 जितने नाम आइन भेजेंगे, एक बंदे को रखेंगे। तो ये व्हाट इट शोज एंड बिट्रेज देयर ओन वीकनेस। डू यू एग्री? मैं आपसे 300% एग्री कर दूं। इससे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपकी रूट अवाम में नहीं है, आप वोट की ताकत पे नहीं बैठे, आप अपना काम सही नहीं करते। कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम दोनों यहाँ टॉक शो करते हैं ना, अगर हम अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते, वेल इन्फॉर्म नहीं है, अपने काम से सही नहीं, तो हम किस तरह चलेंगे? सीधी सीधी बात है। मलिक साहब, हमारे साथ मारूफ तजिया निगार और जो दिफाई तजिया निगार भी कहूँगा और सियासत पे गहरी नज़र है, बड़ी तजर्बा है, जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से बड़े दिनों बाद बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। शाह साहब, हम दो बातें डिस्कस कर रहे हैं। एक बात तो ये कि भाई एक अनइंटरप्टेड तीसरी टेन्योर है, चौथा आने वाला है, वेरी गुड। और जो है व्हाई वी डिस्कस द रूटीन मैटर्स, कि जो रूटीन में अपॉइंटमेंट्स होनी है, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट करनी है, पहले चौकों पे खड़े होकर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, विच वॉज वेरी वेरी, मैं क्या कहूँ कि प्रीपॉस्चरस। और दूसरा ये कि आज फिर वही बात हो रही है, ये अपना काम ठीक से ढंग से क्यों नहीं कर सकते और इदारों को अपना काम क्यों नहीं करने देते, और ये क्या सिलसिला है? आपका टेक क्या है इस पे? दरअसल मेरे ख्याल में ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये पर्टिकुलरली दो चीज़ों के ऊपर अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसने बेस की हुई है। एक अमेरिका का नाम लेकर और एंटी अमेरिकन जो फीलिंग्स है उसको उभार कर उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, और लेकिन उसमें वो ख्याल रखते हैं कि खबर अमेरिका को ना जाए। और दूसरा जो है इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें मिलिट्री और जुडिशरी शामिल है, उनके ऊपर अटैक किया जाए। और ये दो चीज़ें जो है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पॉपुलैरिटी दिलाती है आवाम में। अभी आपने देखा है कि चूंकि वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने हासिल कर लिया है, तो अभी वो सोचते हैं कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट से मतलब मिलिट्री है, उनके साथ भी बातचीत जो है वो शुरू की जाए। और ये जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने फ़ौज की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, और यही पॉइंट है जो आप पूछ रहे हैं कि इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाने बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स कोई भी होता है, एक तरीका हमारे आइन के अंदर दर्ज है, उसके मुताबिक आप चलें, और जो भी हुकूमत है उनको इख्तियार है कि जो 2-4 नाम उनके सामने होते हैं उसमें किसी एक का चुनाव करें। और ये किसी भी हुकूमत का हक है
और मेरे ख्याल में आप पोजीशन में हो कि अपने आप को इस किस्म की चीज़ें एरोगेट करना, ये एरोगेंस है और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा शाह साहब, मलिक साहब सवाल करेंगे इसके बाद आपसे। एक छोटा सा नाजुक सा मसला है कि भाई वाई जो भी हाईएस्ट ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का तो मामला हम कहते हैं ठीक है भाई, सीनियरिटी पे हो जाता है, और ऑफिस हैं, वाई वी ऑलवेज नीड एंड थिंक, जो कि गलत है। जब आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाते हैं तो वो आर्मी चीफ होते हैं, वो अपने ख़ानदान में से भी ज़्यादा वो अपनी फ़ौज से उनका जो है वो मामला होता है। तो ये क्या नफ्सियात है कि भाई मैंने जो है एसीबी मेरी मर्जी कर लाओ, डीसीबी मेरी मर्जी कर लाओ, ये नफ्सियात क्यों है यहाँ पे? यहाँ पर ये एरोगेंस है और एक ख़ास किस्म की साइकोलॉजी है जो इस किस्म की पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है। उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि जुडिशरी उसके थंब के नीचे हो, उनका ख्याल है कि आर्मी उनके थंब के नीचे हो। पाकिस्तान में समहाउ हालात की वजह से आर्मी बहुत स्ट्रांग है और ये कभी भी आपके थंब के नीचे नहीं हो सकती। जिन हुकूमतों ने अपना आर्मी चीफ सेलेक्ट किया है, आपने कई मिसालें आपने देखी है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे कई और रूलर्स हैं जिन्होंने जिसको आर्मी चीफ मुंतखब किया है। तो आर्मी चीफ कभी भी अगर आपका अपना भाई भी हो, जब वो आर्मी चीफ बन जाता है फिर वो आर्मी का होता है, फिर आर्मी का चीफ अवामी स्टाफ होता है। और मेरे ख्याल में ये जो है ये एक कोशिश ला हासिल है, आपको इससे कुछ भी नहीं मिलेगा कि आप समझते हैं कि मैं अगर अपने ख्वाहिश से एक आदमी को बनाऊं तो वो मेरे वफादार रहेगा। नहीं, वो मुल्क के साथ और आर्मी के ट्रेडिशंस के साथ वफादार रहेगा। वहाँ पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर का आदमी नहीं बन सकता, वो मुल्क का आदमी है और रहेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था, ये जो लेटली पाकिस्तानी कल्चर में एक चेंज आई है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर में आर्मी चीफ की तैनाती कभी इशू नहीं रहा, ये मेरी राय है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। ये लेटली इतनी ज़्यादा क्यों डिस्कशन हो रही है? हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है ISPR के जनरल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दी कि एक्सटेंशन नहीं ले रहे। तो उसके बाद मैं ये इमरान पे अकेले इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसमें नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। हर पार्टी का एक मसला बना है कि जी तैनाती कब होगी, एक्सटेंशन कब होगी, नहीं होगी। ये क्या चेंज है? क्या ये पाकिस्तानी सियासत में किस चीज़ की ये निशानदेही कर रही है? दरअसल इनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो कम है, सियासी तौर पे इनको अपने ऊपर यकीन नहीं है। वो ये भी समझते हैं कि आर्मी का उनको गुडविल तो हमेशा हासिल होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ आर्मी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनके नीचे होती है और मेरे ख्याल में उनके हुक्म को बजा लाती है। लेकिन अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे तो आर्मी जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि ऐसे कोई कमज़ोर आदमी ऐसे, लेकिन ये खुद इन्होंने देखा है, यही जो अभी बाजवा साहब है, इनको नवाज शरीफ साहब ने खुद सेलेक्ट किया है और उन्हें लगाया है। इससे पहले वाले भी आर्मी चीफ जितने भी थे वो नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे। तो क्या हुआ, उनका अंजाम देखा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये समझते हैं कि किसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट को कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर ये किया जाए कि उसको किसी तरीके से मुतनाज़ बना दे। मुतनाज़ बनाने के बाद भी एक दफ़ा जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, मैं समझता हूँ कि उसको स्ट्रेंथ आर्मी से मिलती है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं मिलती। तो इसलिए आप जितनी भी कोशिश करे होंगे, ये एक कोशिश हासिल है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में इनको छोड़ दें तो अच्छी बात है। आपको स्ट्रांग आर्मी की ज़रूरत है मुल्क की हालात के पेश नज़र, और आर्मी को कमज़ोर करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा।
ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी ऑन द राइज है, उसने खास कर कोशिश की है, इस तरह की कोशिश भी की है, और इस तरह करने से अच्छा शाह साहब, अपना ब्रिगेड साहब, आपने अभी बताया कि आर्मी में पूरा सिस्टम है, पाकिस्तान के आइन की मैं बात करूं कि किस तरह आर्मी चीफ बनता है, मगर ये मतलब किस तरह हम इसको देखें कि साबिक वज़ीर आज़म जब कहे कि आप 6 महीने की भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, या अगर एक इलेक्शन का फेज़ आ गया तो उसकी भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो आइन कानून के होते, अदालतों के होते, एक सिस्टम के होते, इज़ इट पॉसिबल? ये क्या ये एक रैशनल एडवाइस है या सजेशन है? मेरे ख्याल में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन किसी सूरत में भी, आर्मी में भी ट्रेडिशन वाइज जो है उसको इनकरेज नहीं किया जाता। मुझे पता है कि ये जो जनरल काकट है वो बहुत ट्रेडिशनलिस्ट है, और उनको प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मिन्नत से की कि आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मेरे सामने जो दूसरे जनरल है जिसने प्रमोट होना है मेरी जगह, मैं उनकी तरफ भी जवाबदेह हूँ, और मैं आर्मी के जो कमांड है उसको भी जवाबदेह हूँ, तो मैं एक्सटेंशन नहीं ले सकता। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो किसी भी आर्मी चीफ को ये मतलब है कि बाजवा ने एक्सटेंशन ली या एक्सेप्ट की, इससे पहले कियानी साहब ने एक्सटेंशन ली और एक्सेप्ट की। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, उन्होंने बड़ा एनलाइटन किया। मलिक साहब, बात ये है कि जब हम अपना काम ठीक नहीं करते, काम से मुराद ये है कि अब जब आप देखें, मतलब ये इशू क्यों हमारी भी तकरीबन रियासत वैसी है ना जो 47 में बनी, या जो एक बुर्जुआ रियासत जिसे आप कहते हैं, और इंडिया में आप देख लें या अमेरिका को आप देख लें, वहाँ पे जो है वहाँ कभी ये बहस नहीं होती। वहाँ पे कभी ये नहीं हुआ कि जी अपॉइंटमेंट पे कोई बात हुई हो, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वो तो सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं, और फिर उसकी ज़ाहिर है उनको नीचे से अपने जो हाउसेज़ हैं उनसे उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो क्या ये इसकी वजह ये है कि हमने आवाम को कमज़ोर रखा, आवाम कमज़ोर हुए, सियासत कमज़ोर हुई, सियासत कमज़ोर हुई तो सियासतदान कमज़ोर हुआ, फिर वो बिसाखियाँ ढूंढने। मैं सवाल की आपसे एक सवाल की सूरत में नहीं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यही इमरान खान है, अपोजिशन में भी है, साबिक वज़ीर आज़म है। आज अगर ये इसी पे फोकस कर दे कि यार 70 की तुमने कैबिनेट कर दी है, 8 आज मामले ने खुसूसी ऐड कर, मैं जरा तो एक सेकंड में ये मैं सवाल आपकी तरफ ही कर रहा हूँ। आज आप देखें एहसन इकबाल, ये मेरा फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कहता है भाजी 15 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर का लॉस आ गया सैलाब का। कल हमने इसी मेज़ पे खबर दी है कि सैलाब के आगे वो कह रहे हैं जी फूड शॉर्टेज आ रही है। तो अगर खान साहब पॉलिटिकल बात करो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत नेक बन जाए, वो बिल्कुल इस तरह सांस इसके बंद करें कि यार ये हुकूमत है, ये पाकिस्तान के हालात हैं, डॉलर की शर्म आनी शुरू हो गई है रोज़ के, यार 3 रुपये बढ़ना ऐसे ही है जैसे आपके मैंने खाना खाना है। तो यार आप अगर इस पर ज़्यादा पोलिटिकली पॉपुलर होंगे, आप ज़्यादा अचीव करेंगे कि आप तैनाती पे आएंगे, ये आप मुझे इसका जवाब दें। देखें, बात ये है ना कि ये यहाँ तो टिट फॉर टैट चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, अमल का रद्द अमल आ रहा है। ठीक है, जब आप यानी मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं उनको तो ये इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए था। आप एग्री करते हैं जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं? उसकी वजह यह है कि खान साहब अनडाउटेडली आज की तारीख में पाकिस्तान के शायद मकबूल तरीन लीडर्स में, मैं एग्री करता हूँ, और जहाँ अगर वो पावर में आते हैं तो हर इदारा कानून और आइन के मुताबिक उनको असिस्ट करेगा या उनकी सबऑर्डिनेशन में वो जाएगा। और अगर वो पावर में आने के बाद इस मुल्क के अवाम के लिए डिलीवर करते हैं और ये मोहब्बत बरकरार रहती है, तो मेरे ख्याल में वो अनडाउटेडली लीडर रहेंगे। मलिक साहब, बात यह क्या है, बात यह जब मैं अपना काम ठीक नहीं करता ना तो मुझे डर लगता है, कभी पुलिस से डर लगता है, कभी किसी और से डर लगता है, कभी अदालत से डर लगता है। जब मुझे पता होता है कि मेरे खाते खुलेंगे और मैं जो है वो मुझे, तो फिर ये मसला है। अच्छा, एक और मैं आपके से सीखना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो मैं शाह साहब ब्रिगेडियर साहब की बात मुझे दिमाग से हज़म नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि हमारे एक अमेरिका पे तनकीद तो की जाती है पॉलिटिकली, मगर दिल कहता है कि ये बात वहाँ तक ना पहुँचे। और उसके बाद यहाँ पे भी बड़ी तनकीद हुई, सब ने किया, मैं कोई इमरान पे नहीं फोकस कर रहा। हमारे यहाँ भुट्टो ने भी, आपको याद है 77 में शायद वो अपना बाज़ारों में चला गया वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे ये भी एक नया फड्डा चलता रहता है, PTA के एक दिन खबर आ जाती है किसी
से मुलाकात होगी या कभी फिर तरदीद होती है, फिर हो जाती है। अच्छा, अब मैं इस पे अब बात करूँ, मैं बिल्कुल इस पे मैं खान साहब से एग्री करता हूँ, प्लीज़ भी आप ताल्लुकात रखें, लेकिन वी शुड नॉट बी यूज्ड। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जब उन्होंने इंडिया को कहा कि आप रूस के साथ डील ना करें, तो उनका सिर्फ एक प्रोग्राम था IMF के साथ, और $560 बिलियन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था। आपने देखा कि मैं उड़ उड़ के पैदा सी उस साफी नूं। तो वाई आर यू पुटिंग योर वर्ड्स इनटू माई माउथ? वाई शुड आई लुक एट द वर्ल्ड थ्रू योर लेंस, थ्रू योर आइज? मेरे इंडिया, उसने कहा मेरे इंडिया, मैंने को ढूंढा ये कौन है यार? बीजेपी तो जो जमात है और जो मोदी साहब, वो आप तो जानते ही हैं, हम तनकीद उनसे करते हैं, और मैं कहूँ ये बंदा कितों कट के लिया जी, वो उनकी फॉरेन सर्विस का बंदा था। अच्छा। तो मोदी को भी इतनी अकल थी कि यार बंदा केड़ा लाना है। अच्छा, अब उसने क्या कहा? उसने कहा आप क्यों समझते हैं कि आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, हम आपके साथ उधर से लेंगे हम अपना सामान। तो ये बात ठीक है। अमेरिका का दुश्मनी का मतलब ऐसे हमला कर दिए? नो, हमारे ऊपर जो माशी हमला होता है उसको वार्ड ऑफ करना, उसका दिफा करना हमारे इन सियासतदानों का काम है। जब वो आते हैं हरीस नज़रों से देखते हैं, जिस तरह आजकल वो बांग्लादेश के गिर्द गिर्द $40 बिलियन देख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है वो कि कीमें खिंचना है, और वो गलती कर रही जा रही है। ये जो एलीट इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं नहीं उनकी बड़ी ज़रूरत है, किसी और वजह से जा रहे हैं, और जिस वजह से भी जा रहे हैं उन्हें अंदर लेके टैक्स लगाओ अपने लोगों पे, मत लो पैसे उनसे, ज़हर कातिल है। और मेरा जो मुकदमा है ना मलिक साहब, आपसे मेरी ऑफ दी रिकॉर्ड भी बहुत सी बातें होती हैं, दोस्ती भी अपनी जगह पे है, और बहस भी बड़ी सख्त हो जाती है। इन लोगों ने मिलजुल के 35-40 साल में हमें IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना दिया, वाशिंगटन कंसेंसस के तले हम चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक और आपको यहाँ पे देखिए कहाँ आपने मुखालफत करनी है और कहाँ आपने दोस्ती रखनी है। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं कोई वो नहीं चाह रहा जो हमारा एक बन गया ना सियासी कल्चर, सहाफ़ती कल्चर के, मैं उसका दोस्त आप उसके दुश्मन में उस बात नहीं कर रहा। क्या ये रियलिटी है हमारा जो पॉलिटिशियन है पहले अवाम को एंटी अमेरिकन चूरन भेजता है ताकि वो इनकलाबी, दलेर, इंडिपेंडेंट और सारे ख्वाब दिखाता है, फिर अंदर जब कमरे में जाके बैठता है तो सोचता है कि यार IMF ने कर्जा ना दिया तो मुल्क किस तरह चलेगा, वर्ल्ड बैंक भाग गया तो मैं क्या करूँगा, एशियन बैंक ने पैसे ना दिए तो क्या करूँगा, वहाँ जाके हाथ जोड़ लेता है। तो अब खान साहब कह रहे हैं मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, पहले इतना कैटेगोरिकली कह के एक मुल्क है जिसने मेरी हुकूमत खत्म की है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि 1977 के बाद ये एक बन गया कि जनाब अब तो वाइट हाउस से ही परवाना आएगा, या जो है इधर की जो मुक़्तदर तबके हैं वो हमें इक़्तिदार में लेके आएंगे। अवाम से फेथ उठ गया, उठते उठते हालात यहाँ तक पहुँचे कि जब इन्होंने इक़्तिदार इधर उधर से लेना शुरू किया बजाय अवाम के, तो उसके नतीजे में उसकी कीमत देनी पड़ती है। वो उसकी कीमत दी, उसकी कीमत देते देते अब क्या हुआ? ये एंटी अमेरिकनिज्म आपको क्यों नज़र आया है? वाई एंटी अमेरिकनिज्म इसलिए आपको नज़र आया है कि उन्होंने देखा कि यार ये IMF से हम जलील हो रहे हैं रोज़ इनके हाथों, क्योंकि IMF को वही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो एंटी अमेरिकनिज्म है बेसिकली वो एंटी अमेरिकन सिस्टम है, जिस सिस्टम ने हमें क्रिपल किया हुआ है। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे बड़ी मैं मस्ट एप्रिशिएट, मैं आप इकराम साहब, डॉक्टर इकराम साहब अच्छा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना, उनके अंदरों पैसे लवो। IMF ने कहा 1100 अरब डॉलर आप इस मुल्क में से निकाल सकते हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। UNDP ने कहा $17 बिलियन में आपको ये इशराफिया पड़ती है, उस पर आपने कुछ नहीं किया। दोबारा मैं कहूँगा, माफ़ करना, रेपुटेशन हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है, और जब वो सदर अलवी को भी कोड कर, अलवी साहब ने क्या कहा था वो आप बता दें। वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई, यही चलने मतलब उन्होंने मतलब एक इज्तिमाई। अब सवाल ये है कि आप, मैं अपनी सारी लीडरशिप से कहता हूँ, इमरान खान समेत कहता हूँ, आप हमारे मफादात के निगरान थे। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँगा ना, वैसे तो मैं नहीं होना, वैसे तो मैं समझूंगा कि मैं इस मुल्क के अवाम के मफादात का चौकीदार हूँ, इसके खजाने का चौकीदार हूँ, और मैं इस मुल्क को, पूरे मुल्क को तोशाखाना समझ लूँ, और फिर मुझे डर लगता है। कैसा वो जो फिर मुझे हर बंदा अपनी मर्जी का चाहिए। मुझे इस रिपोर्ट की बात कई दफ़ा हमने पहले भी ये खुदा बख्श वो रिपोर्ट छपी थी खान साहब की, उसके बाद मैंने पढ़ी थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बंद कर दें, मतलब जो रियासत के नुमाइंदे नहीं, उनका ओगरा है, और जो रेगुलेटर, देखो ना, मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि आपने कहा जी कि हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, कारोबार प्राइवेट लोग करेंगे। वेरी गुड, करें, अच्छी बात है, एक दौर आया, मगर उन पर ओवरसाइट कौन रखेगा कि कहीं अवाम की जेब तो नहीं काट रहे? तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा बन गई,
वो बाद में चला कि वो तो हैंड इन ग्लव है साड़ी जेब कटने में शामिल है। यही अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट थी, यही रिपोर्ट थी जनाब राना भगवान दास साहब की, और ऐसी और बहुत सी रिपोर्टें मौजूद हैं यहाँ पे। मगर क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हर जगह पे ऐसा पहुंच रहा है भाई। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बात करें। 75 साल से हम हकीकी आज़ादी हर पॉलिटिशियन बेच रहे हैं, एकदम आके बताओ नहीं गुलाम हो, मैं हकीकी आज़ादी बताऊँगा। व्हाट इज़ दिस फिनोमेना? हम वाकई आज़ाद नहीं है, हकीकी आज़ादी नहीं हमारी। इतनी सादा बात है, आज़ादी का मतलब माशी आज़ादी है और गुलामी का मतलब माशी गुलामी है। अगर मुझे ये पता हो कि मैं अब उठूंगा प्रोग्राम करने जाऊंगा तो मलिक साहब इजाज़त देंगे तो रोटी खाऊंगा, तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब वो मैं जैसे पहले कर चुका था, आपसे मैं बात कर चुका था कि भी अगर $40 बिलियन पड़े हुए हैं उसके पास, बांग्लादेश के पास, तो वो क्या ज़रूरत है बैगिंग बाउल लेके जाने की? आप अपनी, हमें क्या होता, हम कोई डिसीजन करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, अपने मफाद को, जो अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं है, तो वो हमारी आम तभी ट्विस्ट कर सकेगा जब हमारे हाथ में कासा होगा। हमें पता होगा कि अगले 6 महीने नहीं लंघ सकते इनकी मर्जी की, अगर ये हमने इनको नाराज़ कर दिया फिर हमारा बड़ा नुकसान होता है। फिर क्या होता है? और यार मैंने सुना वो कहते हैं कि मेरा ना थोड़ा आपसे शिकवा भी है, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनी, IMF हमें तबाह कर रहा है, वेस्ट तबाह कर रहा है, ये बैंक तबाह कर रहे हैं। इसमें वाकई वो जिम्मेदार है कि हम जिम्मेदार हैं जो बैंकों के पास जाता है? ये कहते हैं ना हमारे यहाँ ये भी एक आइडिया जी, ये जो हम IMF से कर्जा ले लेते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेते हैं, तबाह हो जाते हैं। मेरा सवाल ये कि हम अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े होते? सवाल ये है। मैं डॉक्टर इशफाक हसन खान को कोट करके यहाँ से निकलता हूँ। उन्होंने पुल एंड पुश की बात की। उनके गमाश्ते यहाँ बैठे होते हैं जो हुक्मरान को आके बताते हैं उधर जाना बड़ा ज़रूरी है, कि यहाँ से पुश करते हैं। तुम्हारे कोई वाली वारस नहीं, हमारी कोई रियासत नहीं। नहीं, इस तरह हम तो अपने निजी धंधे कर रहे होते हैं। हमारी कोई हुकूमत नहीं। देखो इमरान पे लोगों ने क्यों एतबार किया, मैं आपको बताऊं क्यों एतबार किया। उसका निजी धंधा कोई नहीं था, वो कोई बिजनेस नहीं चला रहा था, वो किसी बिजनेस हाउस से नहीं था। क्योंकि जितने बिजनेस हाउसेज से लोग आए उन्होंने आके उनके साथ ये, और मैं ये बात करके ब्रेक पे जा रहा हूँ कि फिर ये हुक्मरान नहीं थे, ये महज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे जो उनकी माल हमसे खींच के उनको दे के अपना ऐसा बीच में रखते थे। नतीजा बैंकरप्सी और फिर वही गुलामी माशी। अल्लाह करे। वैसे जाते जाते ये बता दें, रजा बाकर को कौन लाया था इजिप्ट से, IMF से? इमरान खान साहब। चले बस अब इमरान खान साहब के दौर में आए थे, लाया IMF था। चलो अब ब्रेक, क्योंकि आपने मैशत जो है वो उसके हाथ में दे दी थी। लेकिन मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि इमरान खान साहब लाए थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, उसके साथ इसाक डार साहब भी थे, उसके साथ जो है हफीज़ शेख साहब भी थे, उसके साथ जो है वो पीपल्स पार्टी भी थी। ये रल मिलकर लेके आए सन, और वड्डा हिस्सा तो वाडा सी, बिकॉज आप ज़्यादा देर हुक्मरानी में रहे। अब ब्रेक की तरफ जाते हैं, मेरे ख्याल में जवाब आ गया होगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये पंजाब में एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और उनके जो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, कल उन्होंने चैनल पे उन्होंने भी बात की है, ख्वाजा से कुछ सुन लेते हैं जी। स्टेबिलिटी आएगी मलिक साहब? हाँ जी, वो 70 तो ऊपर हो गए हैं वज़ीर, सारी कैबिनेट। मैं इनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी 170 होंगे, तो इनके लिए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, सारे MNA MP एंगेज हो जाएंगे। कैसा भी सिस्टम में इमरान हो, ये हो, अवाम का कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं, उनके लिए वही है जो हम रोते रहते हैं। मेरे लिए आप सारा कुछ छोड़ दें, अब एक बिजली का बिल ही लेने, उसके बाद कोई बहस रहती है कि क्या स्टेबिलिटी है कि क्या नहीं है। अब कहानी ये है कि इनको ये इमरान भी प्लेट तो है ना, वो फाइट तो करेगा। अब आपने प्लान ये किया, असल ख़बर ये है कि जो पार्लिमानी काफ लीग की अक्सरियत है ना, वो उसका रुख हो गया चौधरी शुजात की तरफ वापस। वो अजीब ऐसे ऐसे चल रहा है पेंडुलम, कभी इधर परवेज़ इलाही की तरफ आते हैं तो इनकी इमरान की मेजॉरिटी हो जाती है, अब वो वहाँ पर अक्सरियत चली गई है। अब कहानी ये है, इमरान को जब अलर्ट हुआ कि ये तो काम मुझे पंजाब लेने लगे हैं मेरे से, तो वहाँ पे एक असल जो ओरिजिनल प्लान वो ये था कि गवर्नर पंजाब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए CM को कहेंगे, ताकि ये प्रेशर परवेज़ इलाही पे आए कि आप अपने बंदे पूरे करें। मगर अब इनके लिए एक डर ये पैदा हो गया है कि अगर हम इस तरह इंतज़ार करते रहे तो वो ना कि ये असम्बली तोड़ दे। हमारा तो आपको पता है, लेकिन मैंने सुना है 15 बंदे मुस्लिम लीग नून के भी रोले में हैं। वो चलता रहेगा। मगर ये पॉइंट जो मैं इनकी स्ट्रेटजी आपको बताने लगा, इनका पॉइंट है कि अगर वो ना कोई इमरान
इतना तो अग्रेशन है ना उसमें कि जी परवेज़ इलाही की भी स्टेटमेंट आपको याद है कि मैं 1 मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा, तो उसने कहा इससे पहले कि असेंबली तोड़ दें फ़ौरन अदम एतमाद की सुनने में है ये रिलायबल जो खबरें आ रही कि इन्होंने वो फैसला कर लिया कि आप गवर्नर की बजाय अदम एतमाद की तहरीक दे देंगे, क्योंकि जब आप असेंबली में तहरीक जमा करा देते हैं ना फिर आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। और उस दौरान में इनकी कैलकुलेशन ये है कि आप बड़े मुझसे सवाल करते हैं, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं ये बड़े सिद्ध के दिल से समझता हूँ और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सारे जितने हैं आज हमें इस नुक्ते पर ले आए हैं जहाँ हम एक बैगिंग बाउल लेके बैठे हुए हैं। और अंतोनियो गुतेरेश भी जहाँ आया था उसने जो हालत की है उसकी मुझे एक किसी ने ट्वीट भेजी है, मैं पहले कंफर्म कर लूँ कि उसका अपना है या नहीं। जो वो बात कर रहा है वो बड़ी ख़तरनाक सी है। बात ये है कि इस मुल्क का तुमने दिवालिया निकाल दिया, अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ भी चलाई, बाहर माल भी ले गए, बाहर से नौकरी भी करते रहे, डबल जॉब करते रहे। वो सारा एक यहाँ मजाक था, एक बेचारा मेहनत कश था, तो जब वो कहते थे ना मुशर्रफ साहब कि मैं दोनों अहदे रखूँगा, तो एक मजाक बना हुआ था। और एक बेचारा कुकिंग करने वाला था और साथ वो हेयर स्टाइलिस्ट भी था, तो उन्होंने कहा यार क्या ये दोनों हम कहते हैं मैं 2 अहदे रखूँगा, तो इन्होंने 2 अहदे भी रख रहे हैं। ठीक है, इस मुल्क को ये सारे मिलजुल के ये इस मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसी के बहुत बड़े पिलर थे ख्वाजा आज़म साहब। कैसे? ये प्राइवेटाइजेशन इनके नाक के नीचे हुई थी। ठीक है, इन्होंने ये सारे खदो खाल जो मैशत के हैं बारी बारी इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने बीच में उसका हिस्सा था शौकत अजीज़ का, इन्होंने मिल के बनाए और आज हमारी हालत एक भिखारी की जैसी है। और यहाँ बहस क्या हो रही है? हमारी तैयारी है, अच्छी तो काट देंगे, काट दो फिर पानी थले चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस मोमेंट पे इमरान खान हो या कोई और हो, ये बहस है कि हुकूमत गिरानी है या ये बहस है कि डूबते हुए बच्चों को बचाना है? मेरा ख्याल है कई सब ये बड़े समझदार लोग हैं, ये ऑनेस्ट है। मुझे लगा कि इनका कोई तलक नहीं नीचे। नहीं मैं वही करना, मुझे इनको समझ आ गया कि ये हमारे पास का रोग नहीं, ना ये ट्रेंड है, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना इन्होंने कभी इसके कोई एनालिसिस किया। मुझे बता दें, हमने तो गोरों से यही सुना था कि अपोजिशन इज सिटिंग अपना गवर्नमेंट इन दिस सिटी। थोड़ा सा इख्तिलाफ करने। हाँ जी हाँ प्लीज़। ये कितने कामयाब बिजनेसमैन हैं। हाँ है बिल्कुल। इनके वालिद साहब साइकिल पे कैंपेन चलाते थे। हाँ, तो ये अब जो है वो हवाई जहाज पे नीचे आते हैं। ये है। तो ये जाती तौर पर इतने लायक हैं कि इन्होंने बिल गेट को शर्मा दिया है। नहीं कई से इनके पता है बिजनेस हाउसेस देखे ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आऊँगा, मैं ये बताएं। रियासती ढांचे अपना स्टेट की जो मशीनरी है उसको भी माइनस ना करें। मुझे ऐसे लगा कि जो पाकिस्तानी जो रूलिंग हमारी हुक्मरान तबका है वो समझता है कि ये मेरी राय है, इनकी खिदमत जो मुझे इनका खून देना जो है ना मेरे पे जायज़ है, यानी कि ये गुलाम है ये मेरे। जब आपकी ये तस्वर ही ना हो कि मैं सर्विस के लिए आऊँ, मैं इनके लिए काम करने आऊँ, मैं इनकी एजुकेशन के लिए आऊँ, मैं इनके लिए बेहतरी करने के लिए आऊँ, तो आप इस तरह ही करेंगे। आपके पास मुझे बता दें किसके पास प्लान है? मैं ये कहता हूँ कि ये जब व्हेन इट कम्स टू देयर ओन बिजनेसेस, इनके बिजनेस हाउस देखें, इनके जाके प्रॉपर्टियाँ देखें कि कैसा मुल्क है कि मुल्क बेकारी है। और हमें टीवी पे आके हमें बताया जा रहा है कि भाई बेगर्स आर नो चूजर्स, और खुद जो हैं अरबों रुपए के विलाज हैं। ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं है। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव नोट दूंगा मैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इतनी एक जर्नलिस्ट होने से, मीडिया रिलेटेड होने से मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है, मैं इमरान को भी इसका क्रेडिट दूंगा। पाकिस्तानी अवाम में ना एक बेदिली आ गई है, वो एक दीवार के साथ खड़े हो गए हैं कि यार ये खाली वोट देना और लेने का काम नहीं है। मेरा हाल है पॉलिटिशियन पर ये माने या ना माने प्रेशर बहुत आ गया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो आप भी उसके विटनेस हैं, जो हमारा दोनों का भी ख्याल नहीं था, मेरा नहीं था कि ये 15 सीटें इमरान खान ले जाएगा। मैं एक आपको ज़ाती कमेंट करना चाह रहा हूँ जो आपसे मेरी अक्सर तू मैं भी हो जाती है। इमरान जो राइज़ कर रहा है, इमरान जो आगे जा रहा है, मुझे खुद डर लगता है कि क्या इमरान के पास भी कोई प्लान है, कोई टीम है, कोई सोच विचार है, कोई ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान है। मुझे तो बाज़ का डर लगता है कि वो ना कि इसको भी हुकूमत मिले तो हम फिर इस पर भी चढ़ाई कर दें कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तो पॉइंट सारा सिंपली ये है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज कोई प्लान तो ले गया यार, क्या प्लान है? काउंटर क्वेश्चन करता हूं। इमरान को तो मिले 3.5 साल, और वो जिस दिन छोड़ के गया था उसको देखे तो वो जन्नत का जमाना लगता है जो आप ये कर रहे हैं। ऐसे ही है। एंड यू प्रेडिक्टेड दैट। आई हैव नो। मैं अगली बात यह कि इमरान के पास प्लान है या नहीं है, ये तो पावर में आएगा कुछ 5 सालों से मिलेंगे तो देखें। वो इन्हों को कोई प्लान है, माल तोड़ प्लान,
काजी नहीं, साहब मेरा मतलब है इनका एक बात झूठ सुन लेना सुन ले इमरान के पास इन्होंने है या नहीं है? 35 साल जो दुकान लगाई ना, मैं कहता हूँ ये इमरान $2 बिलियन भी रोज़ का लगाता ना, 5 महीने में जितना इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कोई नहीं कर सकता मैं था। इन्होंने यार देखे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे आप जिस तरह सामने बैठे हैं, मुझे याद है यूट्यूब पे मैंने अपना साग डार के इंटरव्यू सुने, उसने कहा मैं $150 तक ले आऊँगा, ये कर दूँगा। अब देखे सारे एक्सपोज हो गए। मैं आपकी इसके प्लान की बात करता हूँ। कल खान साहब ने थोड़ी सी हमारे जो बॉन्ड जो हमने खरीदे हुए हैं वो लोग 100 रुपये 70 रुपये पे बेचने को तैयार है। ये इनका प्लान है। वजह ये है कि जब आपका साबिक वज़ीर दाखिला ये कहेगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जब 5-6 जो अच्छे ब्रेन जो इस सोसाइटी में क्रेडिबल हैं वो कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी ख़त्म हो गई है, तो आपको पता है कि बेसिकली जिसके पास पैसा है वो कहते हैं पैसा बड़ा शाये होता है, जो किसी का नहीं होता। जब आपने ये समा बना दिया इस मुल्क में कि यहाँ पैसा महफूज नहीं है, यहाँ कारोबार महफूज नहीं है, रियासती अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं, आप क्या बात करते हैं, आपका सूद से ऊपर फौज से ऊपर सिर्फ IPP का खर्चा हो गया, तो क्यों कौन बॉन्ड लेगा आपके? IPP नहीं, आपके बॉन्ड क्यों लेगा? मैं बताता हूँ क्योंकि 94 में आपने क्या था हेजल उल-लहरी के साथ मुआहदे किए थे, क्योंकि आपने और आपकी मुस्लिम लीग नून ने जो मुआहदे किए थे चीन के साथ वो खोल के देखें। आज क्यों हमारे पास 2% भी नहीं है? मुझे बताएं 2018 में एक तो आ गया वो क्या कहते हैं वो कोरोना आ गया, साथ आप छोड़ के क्या गए थे कि यही मिफ्ता इस्माइल साहब कहीं कहते हुए पाए गए थे बड़ी मोतबर किसी ऐवान में कि भाई अब तो हुकूमत मिले तो हम नहीं लेके जाएंगे, एंड इट वाज कोटेड एवरीवेयर, आई विल नॉट रीकोट इट। मगर सवाल ये है कि ये मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं को इनका तो एक ही प्लान था और वो सामने आ गया। खान अब कामयाब होता है नहीं होता ये हम तारीख में छोड़ देते हैं, मगर खान की जो पॉलिटिकल कामयाबी है वो ये नौसरबाजी जो होती रही हमारे साथ, विजन 2025, तो मैंने क्या नाइटमेयर 2020, मतलब विजन नहीं, वो विजन दे रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे पास पूरा 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 प्लान है। किस गल का प्लान है? डिफॉल्ट कराने का प्लान सी नहीं, अब 3.5 साल में डाल दें, मैं बात है क्योंकि पाकिस्तान 2018 में बना था और 3.5 साल में डिफॉल्ट हो गया। 35-40 साल 15 साल पंजाब में गवर्नमेंट 3 दफा आपने वहां गवर्नमेंट की, 11 साल जाओ लग के साथ बैठ के हुकूमत की, और ये कह रहे हैं 3.5 साल सारा खराब हो गया। हु विल बाय दिस आर्गुमेंट? मतलब ये क्या है? आगे बढ़ते। अच्छा नहीं, वो आगे जाने से पहले एवं थोड़ी सी करेक्शन, आप क्योंकि बड़े अच्छे समझदार आदमी हैं, 4 साल पंजाब के भी डालने, PTI के KPK के 8 साल वो भी डालें। अब आगे चलें आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप KPK तुसी तो 3 तो के जानते ही, मैं कहता हूं मैं करा रहा हूं, तो लेट्स गो आगे शुरू करते हैं। KPK भी डाल रहे हैं आप, बांग्लादेशी पाल 3.5 साल इनके भी डाल लें, लेकिन बात ये है कि आप क्या मुकाबला कर सकते हैं कि ये स्याह सफेद के मालिक वो फेलियर है। नहीं फेलियर, वो पाकिस्तान को जब फेलियर हैं तो हम फिर क्यों हम पैरेलल ड्रा करते हैं? मेरा पॉइंट ये कि मैच बराबर है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं है बराबर। 3.5 साल का मैच जो है सेंटर में बैठ के जहां पे आप KPK के 8 साल KPK के 8 साल क्या हुआ वहां पे? अच्छा। KPK ने इस्लामाबाद पर बात कर दी है। वो आपके तो अभी तक केसेस चल रहे हैं। पंजाब 60% सुने, लाल पास के केसेस पड़े हुए हैं। KPK एक छोटा सा सूबा, 60% पंजाब और 4 साल हुकूमत यहाँ पे, 4 साल हुकूमत, ये छोटे तो इसका मतलब है कि हम जो डिफॉल्ट हो रहे हैं वो KPK की वजह से हो रहे हैं। सब शामिल, सब क्या शामिल है? कौन से शामिल है? कैसे शामिल है? मुझे बताएं, इमरान खान का कौन सा घर है बाहर लंदन में? नहीं है। इमरान खान से कौन सा माल बना है? खूबी है खान की कौन सी इस वक्त तक अपना बिजनेस अंपायर? मुझे बताओ, ईमानदारी है, खान का केड़ा पुत्र जमानत नसे है? खान का केड़ा बेटा है जेड़ा एब्सकॉन्डर है? यार बराबर करके मतलब जराइम इंसाफ करो, आगे चल दे। अब बात यह है कि ये सैलाब से $40 अरब का नुकसान होता है, और इस $40 अरब में जो कल मैं एक साहब हमारे जो कि बहुत उन्होंने काम किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनकी नेकी, यानी वो जो सिचुएशन बता रहे हैं वहाँ पे पानी उतरने के बाद, वहाँ पे जो उन्होंने बातें बताई हैं मैं सारी TV पे बता भी नहीं सकता कि उसके बाद कितने बेबस हैं लोग। उन्होंने एक बात कोट की कि उन्होंने कहा कि यार वो बच्चे बेच रहे हैं वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, और वो कहते हैं यार ये हमें कुछ दे दो। उनका यार हमारे पास तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका कुछ पैसे दे दे हमें, हमारे मकान गिर गए हैं, ठीक है। तो अब मैं किसको रिस्पॉन्सिबल कहूँ? मुझे ये बताएं, अगर मेरी किटी में यहाँ 500-600 बिलियन डॉलर होता और वो जाके लंदन में फ्लैटों में ना लग गया होता तो हम कर लेते ना, कोई थोड़ा ज्यादा इतना पैसा नहीं। मुझे बताएं, वो आटे में नमक, मैं आपको स्टोरी दे देता हूँ। व्हेन मियां साहब वाज आस्क्ड
कि यार ये आपको, ये तो आटे में नमक के बराबर है जो आपकी ये जो 2 फ्लैट हैं, 4 फ्लैट है, इसको सरेंडर कर दें तो केस पनामा का ख़त्म हो जाना थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका हवा अरबों का छड़ देगी, उनका हजूर ये तो आटे में नमक है। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ, तो ये इस तरह ना कहें, वो तो एक सिंबल है जिसकी हम सिंबल की बात कर रहे हैं। अब ये है कि हमें इस पॉपुलराइज कर दिया इन्होंने, और वहाँ पे अब हमारे पास 1 टका भी नहीं है। कभी हम यूनाइटेड नेशन से पैसे मांगते हैं, हम किसी मुल्क से पैसे मांगते हैं, ये हमारी हालत। मैं अभी रऊफ क्लासरा का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा है, वो हमने भी बड़ी ये खबर दी है, 10 बिलियन US$ के पिछले साल हमने सिर्फ खाने पीने पे लगाए हैं। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसकी डेफिनेशन है ज़रूरी मुल्क, जिसमें कहा जी 5 दरियाओं की ज़मीन है जो कनक पैदा करती है, ये करती है। 10 बिलियन डॉलर। आज हम फिर जाने हैं 40 मिलियन टन टाइप गंदम खरीदने। तो मुझे बताएं, जो डॉलर की आपके सामने सूरत हाल, और कल जो हमने डिस्कशन की है कि पाकिस्तान की 40% ज़रूरी ज़मीन बर्बाद हो गई है, 70% आपकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, 70% चावल आपका चला गया। चावल से मुराद पता है क्या है? डॉलर। आपको पता है कॉटन की फसल से क्या मुराद है? जब कॉटन की फसल जाती है डॉलर, क्योंकि आप कपास में डील करते हैं, उसमें जाते हैं। तो मेरा सवाल ये तो कि जब ये तबाही आई है तो ये तबाही तो कौन है? काजी साहब, ये अभी सैलाब की तबाही तो हमने गेज ही नहीं की। आपने तो अभी तो बड़ी इब्तदाई बात की है, ये तो बड़ी दूर तक जाएगी बात। मलिक साहब मैं भी बता, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब हैं। हाँ जी, उन्हीं के दौर में ये हो रहा है। आपने मुझसे पूछा था, हजूर बात सुने, जब आप पिछले 35-40 साल तक सब प्रॉफिट गिविंग इदारे आपने औने पौने पे बेचे, 100 आपके ममदू और आपके प्यारे जो लीडर हैं उनके दौर में 100 इदारे बिके, जिनमें से 99% बंद हो गए और वहां हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। ये जुल्म तो भैया जी, ये जुल्म हुआ। फिर है ही मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 2018 से वारदात शुरू नहीं हुई, ये बहुत पहले शुरू हुई है। उसमें भी लोगों की अशोई नहीं हुई, लेकिन कोई गल नहीं, वो भी बराबर ने, उन्होंने बराबरी से छोड़े। क्विकली नहीं, आप बात कर मैंने एंड करना है, छोड़ दे, कोई नहीं। चले नाज़रीन, ये था हमारा आज के शो। कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह।